हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो थर्ड पेपर यानी कि टीचिंग लर्निंग डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो मैं लेक्चर आपके साथ में डिस्कस करना जा रहा हूं, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। आप कोई भी किताब उठा के देख लो, कोई भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन क्या है जो हम आज डिस्कस करेंगे, ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, लर्नर रिलेटेड पढ़ेंगे हम लोग, टीचर्स रिलेटेड पढ़ेंगे और टास्क के रिलेटेड पढ़ेंगे। टास्क रिलेटेड यानी कि टीचिंग मटेरियल के रिलेटेड पढ़ेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। अधिगमकर्ता से संबंधित, अध्यापक से संबंधित और कार्य से संबंधित इस चीज को पढ़ेंगे। और मैं एक चीज बता देता हूं आपको, पूरी तरीके से समझ लीजिए इस बात को कि जब भी आप पहला पेपर यानी कि आप जो पहला चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाला पेपर आप पढ़ते हैं और टीचिंग लर्निंग वाला जो पेपर पढ़ते हैं, तीसरा पेपर पढ़ते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब भी आप इन दोनों पेपर को पढ़ें, आप इसी तरीके से पढ़ें कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं किसी चीज को सीखने के लिए। अगर आप पहले पेपर की बात करें तो पहले पेपर में क्या है, चाइल्डहुड का जो ग्रोइंग अप का जो क्या कहते हैं स्टेजेस होते हैं, यानी कि उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, यानी कि उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है, इसको इस तरीके से ना पढ़ के आप इस तरीके से पढ़िए कि व्हाट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट। वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो फिजिकल फैक्टर इफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट में, या वो कौन सा ग्रुप है जो फैक्टर बनते हैं डेवलपमेंट में। इसी तरह से थर्ड पेपर में ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको लर्निंग के तरीके से ना पढ़ करके आप इस तरीके से पढ़िए कि लर्निंग को फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, मुतासिर करते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और एक बात मैं बता देता हूं आपको, ये क्वेश्चन जब इतना ज्यादा कंपलसरी है तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा डिजाइन किया हुआ है, ऐसा मैंने यहां पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप पूरी सारी किताबों का 10 से 20 किताबों का समरी कह सकते हैं, एक निचोड़ कह सकते हैं। और मैं आपको ये पूरी तरीके से कह सकता हूं कि अगर आपने ये सारा पढ़ लिया, समझ लिया, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। आप कोई भी किताब उठा के देख लें, ये इनफ है आपके लिए। चाहे आप 10 पेज लिखना चाहें, चाहे आप 7 पेज लिखना चाहें, ये बहुत इनफ है आपके लिए। और मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत कंपलसरी हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। यहां मैंने बताया आपको फैक्टर्स वो कौन से होते हैं जो फैक्टिंग करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं आपके लर्निंग को। तो इसको कितने भागों में बांटा जाता है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है लर्नर से रिलेटेड यानी कि विद्यार्थी से रिलेटेड, एक होता है अध्यापक से रिलेटेड यानी कि टीचर से रिलेटेड, और तीसरा जो होता है आपका टास्क से रिलेटेड। कुछ किताबों में आपको टीचिंग मटेरियल से रिलेटेड मिलेगा, सब्जेक्ट मटेरियल से रिलेटेड मिलेगा, लेकिन ये उसी के क्या कहते हैं कि टाइप से है, वो मैं आपको बताता चलूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बता दिया 3 टाइप्स के ऐसे होते हैं, 3 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। वो समझिए। पहला यहां पर देख सकते हैं, पहला जो फैक्टर होगा रिलेटेड टू लर्नर होगा, यानी कि जो विद्यार्थी होगा उससे रिलेटेड होगा। तो विद्यार्थी के रिलेटेड जो पहला फैक्टर है वो है आपका विल टू लर्न, यानी कि इच्छा शक्ति। विल टू लर्न यानी कि इच्छा शक्ति। जब तक बच्चे के अंदर में विल नहीं होगा, विल शक्ति नहीं होगी, विल पावर नहीं होगा, उसकी इच्छा नहीं होगी, तब तक उसका अधिगम जो है प्रभावित नहीं हो सकता है, अफेक्ट नहीं कर सकता है, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब है पहले पॉइंट में कि बच्चे को विल होनी चाहिए, उस चीज की इच्छा होनी चाहिए सीखने की, तभी उसका जो क्या कहते हैं लर्निंग जो प्रोसेस है वो अफेक्ट कर सकता है, मुतासिर कर सकता है। उसके बाद होता है आपका मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब होता है परिपक्वता। दूसरे पॉइंट में होता है मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता। तो परिपक्वता का मतलब होता है जैसे कि आपने जिन पियाजे के स्टेजेस पढ़े हैं कि पहला जो होता है सेंसरी मोटर का स्टेज होता है, प्री ऑपरेशनल का स्टेज होता है। तो सेंसरी मोटर में जो बच्चा है ना, सेंसरी मोटर में जो बच्चा है वो सेंस के थ्रू से ही किसी चीज को सीखेगा। आप अगर ये चाहोगे कि लॉजिक के थ्रू से सेंसरी मोटर में सिखाएं तो ये कभी नहीं होगा। तो सबसे कहने का मतलब है कि एक टीचर को यह समझना चाहिए कि बच्चा कितना मैच्योर है। वो बच्चा, जैसे कि कहा जाता है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 13 साल 13 ईयर से जो पहले के बच्चे होते हैं उसको जो है कहानी विधियों से पढ़ाओ, तभी जाकर के वो मैच्योरिटी से उसको समझ पाएगा। अगर बच्चा जो है आप क्या कहते हैं थिंकिंग पावर में स्टेज में है और आप लॉजिकल पावर से आप उसको सिखा रहे हो तो वो कभी नहीं समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि बच्चे का मैच्योरेशन पावर, परिपक्वता पावर समझना जरूरी है, तभी आपका लर्निंग जो है अफेक्ट हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तीसरा पॉइंट होता है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। अगर बच्चे के अंदर में मोटिवेशन
मोटिवेशन नहीं है किसी चीज को लेकर के। सपोज दैट कि बच्चा चाहता है कि मैं तो बीएड करने के लिए यूं ही आ गया हूं ऑप्शनल तरीके से, मुझे जो दिलचस्पी है मुझे तो उस कोर्स में है, मुझे तो फैशन डिजाइनर बनना था, मुझे तो पायलट बनना था। तो अगर उसके अंदर में मोटिवेशन नहीं है तो उसका जो लर्निंग है वो अफेक्टिंग नहीं हो सकता है, प्रभावित कभी नहीं हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि उसके अंदर में उस चीज की मोटिवेशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो टीचर उसके मोटिवेशन को क्या करे, प्रभावित करे, यानी मोटिवेशन को आगे बढ़ाए। उसके बाद होता है आपका अटेंशन एंड इंटरेस्ट, यानी कि ध्यान देना तथा रुचि, उसमें क्या कहते हैं कि रुचि बढ़ाना। तो अटेंशन अगर नहीं है, सपोज दैट कि अगर आप इस चीज को सीखना चाहते हैं, अगर आपको अटेंशन नहीं है इस कोर्स से, इसको क्या कहते हैं कि इस सिलेबस से, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, और अगर समझेंगे भी तो ये जो अब लर्निंग होगा आपका अफेक्ट नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि नहीं होगी, तो भी आपका जो लर्निंग है प्रभावित नहीं करेगा। आप समझते हैं कि जितने भी पेपर्स हमारे होते थे, जितने भी हमारे 12th में जो है सब्जेक्ट होते थे, उन सब्जेक्टों में कुछ पेपर्स ऐसे होते थे जिनसे रिलेटेड हमें इंटरेस्ट नहीं होता था, तो हम क्या करते थे, ध्यान भी नहीं लगाते थे। यही वजह है कि कुछ बच्चे जो है जिन पेपर में उनका ध्यान नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है, उस पेपर में वो बच्चे कमजोर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसका जो ध्यान, अटेंशन बढ़ाना और जो है उसका इंटरेस्ट बढ़ाना जरूरी है, तभी आपका जो अधिगम है वो प्रभावित हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट कहता है आपका मेमोरी पावर आपको समझना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि मैच्योरेशन, जिस तरीके से मैच्योरेशन को समझना जरूरी है कि बच्चा किस मैच्योरिटी लेवल में है, मुझे किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, उसी तरह से उसका मेमोरी पावर समझना जरूरी है। जैसे कि अगर बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में है तो उसका मेमोरी पावर कितना होगा, कितने वर्ड बोल सकता है, कितनी बातों को समझ सकता है, कितनी देर बैठ सकता है। अगर जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में है तो बच्चा जो है कितनी चीजों को समझेगा, कितने लेक्चर को गेन कर सकता है, कितने घंटे का वो लेक्चर समझ सकता है। ये सारी चीजों को आपको समझना होगा कि बच्चे के अंदर में मेमोरी पावर कितना है। अगर मेमोरी पावर को नहीं समझा और आपने पढ़ा दिया तो बच्चे का जो लेक्चर हो वो बर्बाद जाएगा। उसके बाद होता है आपका रीडीनेस एंड कैपेबिलिटीज। रीडीनेस की मतलब क्या होता है कि आपकी जो है जिज्ञासा होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, सीखने के अकॉर्डिंग। और उसके बाद होता है आपका कैपेबिलिटीज, यानी कि आपके अंदर जो है ना कौशलता होनी चाहिए। सपोज दैट कि अगर आप जो है 6ठी क्लास में पढ़ते हो और मैं आपको क्या करता हूं कि 9th क्लास का 10th पढ़ाना शुरू कर देता हूं, 9th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर देता हूं। अरे आपके अंदर में कैपेबिलिटीज ही नहीं है तो मैं आपको जबरदस्ती कैसे पढ़ा सकता हूं। आपके अंदर जब तक कैपेबिलिटीज नहीं होगी उसको सीखने की, तब तक आप उसके लेक्चर को, उसके अधिगम को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद होता है आपका फिजिकल हैंडीकैप एंड डिसीज, यानी कि शारीरिक रोग तथा दोष। फिजिकल हैंडीकैप कहने का मतलब है कि अगर बच्चा किसी तरीके से किसी बीमारी से अग्रसर है, वो किसी तरीके से किसी बीमारी में जूझ रहा है, अगर और आप उसको पढ़ाना चाहते हो तो भी उसका जो है, और उसके अंदर कोई बीमारी है या फिजिकल हैंडीकैप, यानी कि वो शारीरिक रूप से बहुत पतला दुबला है, बैठ नहीं पाता है, आधे घंटा बैठता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, अगर आपने इसको नहीं समझा तो आपका अधिगम प्रभावित कभी नहीं होगा। उसके बाद होता है आपका मेंटल हेल्थ, यानी कि आपकी जो दिमागी क्षमता है वो एक टीचर को समझना जरूरी है कि लर्नर का, यानी कि जो विद्यार्थी है उसका दिमागी क्षमता कितना है, वो कितने लेक्चर को सुन सकता है, कितनी देर तक वो लेक्चर सुन सकता है, कितने वर्ड को याद कर सकता है, कितने ग्रामर को याद करके सुना सकता है, कितने सेंटेंस बना सकता है। यानी कि मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य उसका जानना जरूरी है, तभी अधिगम आपका प्रभावित होगा। उसके बाद होता है डाइट एंड मैच्योरेशन, यानी कि भोजन एवं पोषक। डाइट एवं मैच्योरेशन, बच्चा किस तरीके से खान पान हो रहा है बच्चे का। अगर गरीब बच्चा है, उसका पेट ही नहीं भर रहा है, तो वो आपके लर्निंग को प्रभावित तरीके से कैसे सीख सकता है। तो कहने का मतलब है कि उसको जो डाइट भी है बहुत अच्छी डाइट होनी चाहिए, है ना। उसका जो क्या कहते हैं पालन पोषण है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी ये कहते हैं कि जो एक क्या कहते हैं कि आपका जो बुद्धि होता है ना, एक अच्छे शरीर में ही क्या कहते हैं रहता है। आपका जो मेंटल लेवल जो होता है वो एक अच्छे शरीर में रहता है ना। तो गुड हेल्थ का होना जरूरी है आपको समझने के लिए और अधिगम को प्रभावित तरीके से सीखने के लिए। तो यह था आपका रिलेटेड टू लर्नर, यानी विद्यार्थी से रिलेटेड एलिमेंट थे। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू टीचर, यानी टीचर से रिलेटेड कौन से ऐसे तत्व होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, जिससे कि आपका जो है आपका अधिगम जो है प्रभावित होगा, यानी कि आप इफेक्टिव तरीके से उसको सीख पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका टीचर बिहेवियर ऑफ टीचर। टीचर का बिहेवियर बहुत बड़ा मैटर करता है। सपोज दैट कि एक टीचर आता है पढ़ाने के लिए और एकदम खड़ूस तरीके से आता है, जितने भी गुस्सा है उसके अपने घर के वो वहीं पर निकालता है क्लास में आकर के। वो कोई बच्चा क्वेश्चन करता है तो एकदम से खड़ा करके कहता है तुम बाहर निकलो। कोई बच्चा 1 मिनट लेट आया तो उसे क्या कहा कि तुम कल जो है ना पूरी किताब याद करके लाना और नहीं लाए तो फिर मुर्गा बन जाना। ये बहुत अजीब सी चीज है कि टीचर का बिहेवियर ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर टीचर आते हैं और आते के बाद में ठीक है प्रॉब्लम है, ठीक है सैलरी नहीं मिली कोई बात नहीं है, बच्चों का तो मैटर अलग है ना। बच्चे तो बेचारे जो है जॉयफुल में पढ़ना चाहते हैं, उसका माइंड लेवल आपका माइंड लेवल तो बहुत फर्क है ना। आप प्यार से पढ़ाओ ना, आप प्यार से पढ़ाओ, बच्चे से बोलो। सबसे पहले ये
ये बोलो बच्चे और कैसे हो तुम लोग, है ना, सबकी तबीयत ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप इस तरह से जॉयफुल होकर पढ़ाओगे तो बच्चा जो है ना बहुत इफेक्टिव तरीके से सीखेगा। उसके बाद होता है आपका अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी, यानी कि उसका जो प्रॉपर्टी है, उसका जो प्रीवियस नॉलेज है, अगर आपने नहीं सीखा तो आपका अधिगम प्रभावित नहीं होगा। आप गए पढ़ाने के लिए और जाते ही आपने क्या किया कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो और एंशियंट थ्योरी सब पढ़ाना शुरू कर दिया। आपने जो है स्टूडेंट्स का प्रॉपर्टी सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं। अरे ठीक है, अगर वो 8वीं क्लास में बैठा है तो उसको इतना हिस्टोरिकल मोमेंट पता होना चाहिए, लेकिन क्या पता वो बच्चे को नहीं मिला इससे पहले पढ़ने के लिए, जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। तो आप सबसे पहले उससे क्वेश्चन करो कि बच्चे आप कहां तक सीखे हुए हो, अब जाकर के उसकी प्रॉपर्टी में धीरे धीरे से नॉलेज, यानी कि पुराना नॉलेज को पहले समझ लो, तभी आप उसके नया नॉलेज को उसमें डाल सकते हो उसके दिमाग में। उसके बाद होता है आपका गिव एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल, यानी कि आपके क्लास में हर बच्चा अलग अलग दिमाग का, अलग अलग क्षमताओं का, अलग अलग क्या कहते हैं कि शारीरिक विकास का बच्चा बैठा हुआ है। तो आपको क्या समझना है, एक एक बच्चे की क्षमता को सबसे पहले समझना है कि हर बच्चा किस लेवल से समझ सकता है, किस व्याख्या विधि से समझ सकता है, क्या क्वेश्चन आंसर विधि से समझ सकता है, डिस्कशन मेथड से समझ सकता है, या किस विधि से समझ सकता है, कितना उसका दिमाग है, कितना वो समझेगा मेरे लेक्चर को। इंडिविजुअल जो है एजुकेशन लेवल जो है आपको समझना जरूरी है। उसके बाद होता है आपका यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन आप उसको दे रहे हो वो एजुकेशन आपकी सोसाइटी में आज यूजफुल है कि नहीं। सपोज दैट अगर मैं आप ये कहूं कि आज की डेट में मैं गया पढ़ाने के लिए और आपको रिलीजियस की नॉलेज पढ़ा रहा हूं, रिलीजियस नॉलेज तो फुलफिल हो चुका है। आज की जो दौर की जो रिक्वायरमेंट है बच्चों की, आपको पता है कि बच्चे कितना ज्यादा और एडवांस होते हैं, तो आप उनको क्या पढ़ाओगे, आप टेक्नोलॉजी पढ़ाओ ना, आप साइंस पढ़ाओ ना। ये सारी चीजें जब पढ़ाओगे, यूजफुल चीजें पढ़ाओगे, यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन पढ़ाओगे, तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा और फिर इंटरेस्ट लेने के बाद में उसका लर्निंग भी प्रभावित होगा। उसके बाद होता है आपका गिव अटेंशन ऑन ए स्टूडेंट सेल्फ स्टीम एंड ईगो, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। गिव अटेंशन यानी कि जो बच्चे का जो सेल्फ स्टीम है ना, बच्चे की जो सम्मान है वो आपको करना बहुत जरूरी है। एक बच्चा जो है आपका उठ के क्या कहते हैं बैठे ही आपको आंसर कर रहे हैं, तो ये मत करो कि बच्चे आपको आती नहीं है, आपको डिग्निटी नहीं है, ये मत करो। आप उसका सेल्फ स्टीम को कभी भी क्या कहते हैं ठोकर मत मारो, उसको कभी भी चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कुछ स्टेजेस ऐसे होते हैं, वो उस स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो होता है मैच्योर नहीं होता है, उसको वो इगोसेंट्रिक होता है वो बच्चा। तो वो क्या कर सकता है, उसका फॉल्ट नहीं है, वो जो है कुदरती तरीके से है, नेचुरली है वो। अगर इगोसेंट्रिक बच्चा है तो अगर जैसे कि एडोलेसेंस की एज होती है, एडोलेसेंस को क्या कहा जाता है कि तूफानी एज होता है ये। तो अगर आप ये कहते हो कि आप बच्चे से अगर भिड़ जाते हो तो ये नहीं करना है। आप उसके सेल्फ स्टीम को अगर एक बार आपने बोल दिया कि आपको देख लेंगे, तो वो बच्चा आपकी कभी ना रेस्पेक्ट करेगा, ना वो कभी आपका पेपर पढ़ेगा और ना ही आपके पेपर में वो कभी बेचारा पास हो पाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप उसका सेल्फ स्टीम को समझो, उसको सम्मान दो, उसको इज्जत दो, उसके जो क्या कहते हैं ईगो है उसको कभी हर्ट मत करो, उसको प्यार से समझाओ सारी चीजें। उसके बाद होता है आपका ऑर्गेनाइज क्लासरूम इन्वायरमेंट, है ना। क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का मतलब है जैसे कि आपको 10 बजे आना है और आप आ रहे हो 10:30 बजे, तो बच्चा जो है अब प्रभावित तरीके से नहीं सीखेगा। क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है, किस तरीके से बैठना है, बच्चे को बात भी कर रहे हैं तो आप उसको समझदारी से समझाओ ना। आप ये कह रहे हो बच्चे तुम बात कर रहे हो बाहर जाओ, अरे तो वो बाहर चला गया तो अब वो सीखेगा क्या, आप किसको सिखाओगे, अब बेंचेस को सिखाओगे क्या, चेयर्स को सिखाओगे क्या, नहीं। प्यार से समझाओ कि बच्चे मैं 2 मिनट आधे घंटे का क्लास ले रहा हूं, उसके बाद बात कर लेना, फ्री हो जाते हो। तो यानी क्या कहने का मतलब है कि एनवायरनमेंट किस तरीके से बनाना है, टाइम टेबल किस तरीके से आपको बनाना है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होता है। उसके बाद होता है आपका टीचिंग मेथड और टीचिंग एड्स। टीचिंग मेथड का मतलब होता है कि एक बच्चा अगर हिंदी में सीखना चाहता है, एक बच्चा अगर प्ले वे मेथड से सीखना चाहता है, एक बच्चा जो है प्रैक्टिस से सीखना चाहता है, और आप क्या करते हो, जाकर के कुर्सी पे बैठ करके आप जो व्याख्या दे रहे हो, लेक्चर दे रहे हो, बच्चे को नहीं आ रहा है समझ में, बच्चा चाहता है कि आप सर फील्ड पे लेकर के चलो और वहां प्ले वे में सिखाओ हमको, बच्चा चाहता है सर हमें प्रैक्टिस करके सिखाओ, हमें जो टीचिंग का कोर्स करवा रहे हो हमें वहां बिठा करके क्या करते हो, लिखवाते हो खाली, सर हमें यहां आकर के पढ़ाने सिखाओ ना, हम तो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अगर वो ये चाहता है तो बच्चे को यहां ला करके सिखाओ। तो कहने का मतलब है मेथड अपनाओ। और होता है आपका टीचिंग एड्स। एड्स का क्या मतलब होता है, एड्स का मतलब होता है कि जो तरीके से बच्चा सीखना चाहता है, जैसे कि मैं अगर आपके सामने ये बोर्ड यूज नहीं करूं, सिर्फ लेक्चर देता रहूं, तो ये तो टीचिंग एड नहीं हुआ ना, मैं तो कुछ ऐड ही नहीं कर रहा हूं टीचिंग करने के लिए, ये कलम नहीं पकड़ूं, इस तरीके से नहीं समझाऊं, तो आपका जो है क्या कहते हैं कि आपका जो अधिगम है वो कभी प्रभावित नहीं होगा। उसके बाद होता है आपका डेवलप गुड हैबिट। बच्चे के अंदर में गुड हैबिट को फॉर्मेट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद होता है आपका रिवॉर्ड, प्राइज, पनिशमेंट। पनिशमेंट तो अलग ही कर दो, पनिशमेंट अलग बात है कि हम लोग का जो पढ़ने का टाइम था उस वक्त में हम लोग को बहुत पीटा गया, बहुत मारा गया, लेकिन आज की डेट में किसी को पनिशमेंट तो क्या आंख भी नहीं दिखाना है, नहीं तो बच्चा जो है क्या करेगा, वो सुसाइड कर लेगा या बहुत बर्बाद हो जाएगा वो बेचारा आपके चक्कर में। तो आप क्या करो, पनिशमेंट कभी मत दो, बच्चों को प्यार से समझाओ। प्राइज यानी कि बच्चे ने किसी तरह से कोई बात बोला तो आप उसको कलम दे दोगे
गिफ्ट में, आप जो है उसको कॉपी दे दो गिफ्ट में, उसकी तारीफ कर दो, प्रशंसा कर दो, उसके बाद रिवॉर्ड यानी कि उसी तरह से चीजें आप उसको दे दो। तो कहने का मतलब है ये था आपका टीचर से रिलेटेड, जिससे कि रिलेटेड आपका जो है लेक्चर बहुत प्रभावित होगा, अधिगम प्रभावित होगा। अब होता है रिलेटेड टू टास्क, ठीक है ना। रिलेटेड टू टास्क के दो पास होते हैं, रिलेटेड टू टास्क एंड रिलेटेड टू मेथड। ये दोनों किताबों में आपको मिल सकता है, ये दोनों एक ही बात है। रिलेटेड टू टास्क क्या देखेंगे, डिफिकल्टी लेवल ऑफ टास्क। जो आप टास्क दे रहे हो, होमवर्क दे रहे हो बच्चों को करने के लिए, उसका लेवल है कि नहीं। आपने क्या पढ़ाया, आपने सिर्फ पढ़ाया कि गांधी जी की जो है जीवनी पढ़ाया, गांधी जी ये थे, गांधी जी वो थे, और आपने क्या कहा कि गांधी जी के सारे मोमेंट कल आपको लिख के लाना है। अरे आप पहले पढ़ा दो ना, फिर लिखवा कर लाना। यानी कि आप उसका जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है, वो उसको समझ करके आपको टास्क देना है। उसके बाद होता है आपका सिमिलरिटी टू टास्क। सिमिलरिटी टू टास्क क्या मतलब होता है, आज के डेट में तो आपने ज्योग्राफी पढ़ाया था, कल के डेट में आपने क्या कर दिया, सिविक्स पढ़ाते तो चलता, लेकिन आपने क्या किया, टेक्नोलॉजी पढ़ा करके आपने क्या कर दिया, सिमिलरिटी तो हुआ ही नहीं। अब सिमिलरिटी नहीं रहेगा तो बच्चा कैसे सीखेगा। यानी कि जो चीजें आप पढ़ा रहे हो उससे कोरिलेट करके चीजें आगे बढ़ते रहो, है ना। उसके बाद होता है आपका मीनिंगफुलनेस ऑफ द टास्क, यानी कि जो टास्क दे रहे हो ना उसका कोई मतलब होना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी उठा करके दे दिया। उसके बाद होता है आपका लेंथ ऑफ द टास्क, यानी कि बहुत बड़ी स्टोरी उठा के नहीं दे दिया कि बच्चा जो है उसमें परेशान हो रहा है, सर क्या लिखना है, कहां से लिखना है, कितना लिखना है, कितना पेज लिखना है, ऐसा नहीं। आप एकदम समराइज तरीके से लिखवाओ उससे। तो ये था आपका टास्क से रिलेटेड। अब होता है आपका रिलेटेड टू मेथड, यानी कि विधि, किस विधि से आप पढ़ाएंगे कि आपका अधिगम प्रभावित होगा। पहला होता है आपका प्रैक्टिस, आप जो है प्रैक्टिस के मेथड से पढ़ाओ, तब जाकर के आपका अधिगम प्रभावित होगा। प्रैक्टिस कराओ, जो भी पढ़ाओगे प्रैक्टिस कराओ। उसके बाद होता है आपका लर्निंग बाय डूइंग, आप जो भी पढ़ाओगे उसको करवा के सिखाओ। कुछ बच्चा जो है सुन के सीखता है, कुछ बच्चा देख के सीखता है, कुछ बच्चा लिख के सीखता है, कुछ बच्चा अपने हाथों से कर नहीं लेता तब तक नहीं सीखता है। तो आप जो कहता है, क्या कहता है आज की थ्योरी, ये कहता है कि लर्निंग बाय डूइंग, जो भी चीजें आप करवा रहे हो, जैसे मैं आपको टीचर बना रहा हूं तो वहां नहीं बता करके आपको मैं यहां बोर्ड पे खड़ा करूं, तो ये कहते होता है आपका लर्निंग बाय डूइंग। उसके बाद होता है आपका लर्निंग बाय इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है कि आप अपना अंतर्दृष्टि से कोई चीज सीखना, आप जो भी सिखाओगे बच्चे की अंतर्दृष्टि डेवलप होना चाहिए। उसके बाद होता है आपका रिसाइटेशन, कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसको जोर से पढ़ करके सुनाओ ताकि बच्चा भी उसको रिसाइट कर पाए, पढ़ पाए। उसके बाद होता है आपका टाइम टेस्टिंग, टाइमली टेस्टिंग, जो आप पढ़ा रहे हो उसका जो है मूल्यांकन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ा रहे हो और बच्चा सीख भी रहा है कि नहीं सीख रहा है, वो नहीं, आप उसका मूल्यांकन भी करो, उसका एवल्यूएशन भी करो। उसके बाद होता है आपका हॉल टू पार्ट मेथड, यानी हॉल टू पार्ट मेथड का क्या मतलब, जैसे इनसाइड थ्योरी में कहता है कि वो जो चिंपैंजी होता है ना, अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या करता है, पहले जो है पार्ट मेथड, यानी कि एक एक चीज से सीखता है, फिर वो पूरे सिचुएशन को पूरा जो उसका सिचुएशन होता है ना, उसके रूम में जितनी चीजें पड़ी होती है वो हॉल सिचुएशन को लेकर के अपनी चीजों को अप्लाई करता है। उसके बाद होता है आपका प्ले वे मेथड। आपको पता है कि बहुत सारे किंडरगार्टन जो है ये थ्योरी देता है, तो कि बहुत सारे जो आज स्कूल है वो किस में बना हुआ है, ये प्ले वे मेथड से चलते हैं आजकल। और उसके बाद में होता है आपका नॉलेज रिजल्ट, जो आप नॉलेज बच्चे को दे रहे हो उसका एक रिजल्ट निकल के आना चाहिए, उसका जो है उद्देश्य निकल के आना चाहिए, जो नॉलेज आप दे रहे हो, तभी आप उसका जो है अधिगम को प्रभावित कर सकते हो। तो ये था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।